So hey everyone, welcome back to my channel. This is me Ekta Mishra and today we are going to start our next topic, law of segregation. So let's get started and it is very interesting topic. Okay. So basically segregation means आप समझते क्या है? Segregation मतलब सेपरेशन होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई दो चीज़ ऐसी हैं जो सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। क्या है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. तो देखिए जो एलील्स होती हैं, ठीक है, वो ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। अब देखिए आपके पास एक प्लांट है, ये क्या है, किस नेचर का है, टॉल नेचर का। उसके बाद से आपके पास दूसरा प्लांट है जो कि डॉफ नेचर का है, ठीक है। अब इसका क्रॉस कराया जाएगा तो इसमें जो प्लांट्स बनेंगे, 4 प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। 4 प्लांट्स क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सेल्फिंग कराएंगे। हमने सेल्फ कराया, सेल्फ कराने से हमारे पास क्या बने, हमारे पास 4 तरीके के प्लांट्स बने। उस 4 तरीके के प्लांट्स में हमारा 3 प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, और 1 प्लांट क्या होगा, डॉफ होगा, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा प्लांट नहीं मिला जो इन बिटवीन हाइट का था, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन था जिसमें चारों प्लांट्स हमको क्या मिले, टॉल मिले, ठीक है। हमारा F2 जनरेशन में हमें 3 प्लांट्स मिले टॉल और 1 प्लांट मिला डॉफ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि दोनों जनरेशन में हमें इन बिटवीन हाइट का प्लांट नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। और इस लाइन में फिर बोला गया है कि जो F1 स्टेज के जो प्लांट्स थे वो सिर्फ एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे। मीन्स ये जो टॉल है ये केवल एक पेरेंट्स यानी इस टॉल से रिजेंबल कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, और ये जो डॉफ कैरेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डॉफ हमको मिला, जो डॉफ कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में नहीं, हमको F2 जनरेशन में दिख रहे थे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमें चारों के चारों प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। तो डॉफ का तो कोई यहाँ पे सिनारियो ही नहीं है, तो हमें F2 जनरेशन में डॉफ मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Though the parents contain 2 alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the 2 factors. देखिए क्या था, एक एलील है, एलील क्या है, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। एक हमारे पास एलील है, ठीक है। एलील क्या है, T and T, ठीक है। अब इस प्लांट में जब गैमीट बनेंगे, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो ये एलिलिक पेयर है ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। मीन्स ये कैपिटल T अलग हो जाएगा और ये स्मॉल t अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब एक T जो है, ये कैपिटल T, ये एक टाइप के गैमीट बनाएंगे, ठीक है, और जो स्मॉल t है वो एक टाइप के गैमीट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन हो रहा है। मीन्स ये इधर सेग्रीगेट हो जा रहा है, ये इधर सेग्रीगेट हो रहे हैं, मीन्स सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग होके क्या बना रहे हैं, गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो बेसिकली इसका मतलब है क्या, ये देखिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जो 2 टाइप के एलील्स होती हैं, मीन्स T और T, जो 2 टाइप के एलील होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, और सेपरेट होने के बाद हर एक एलील एक गैमीट के अंदर चला जाता है। तो हर एक एलील जो ये है एक गैमीट के अंदर चला गया है, ठीक है। फिर दूसरा गैमीट जो होता है वो दूसरा एलील जो होता है वो दूसरे गैमीट के अंदर चला जाता है। तो दूसरा एलील दूसरे गैमीट के अंदर चला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमीट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गैमीट्स ईच हैविंग 1 एलील विथ इक्वल प्रपोर्शन।
अब होमोजाइगस पेरेंट्स है, ठीक है, तो उसमें एलिलिक पेयर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस मीन्स होमो क्या होता है, होमो मीन्स सेम होता है, ठीक है, तो सेम है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो गैमीट बनेंगे वो सेम होंगे, ठीक है, कैसे, जैसे कि ये आप क्या हो गया, टॉल हो गया, इसमें गैमीट बनेंगे टी एंड टी, तो ये क्या होगा, सेम होगा। अब दोनों कैपिटल टी तो एक ही गैमीट बनेंगे ना भाई। और अगर यहाँ पे हो गया डॉफ, हो गया डॉफ में क्या बनेगा, सेम ऐसे यहाँ पे एक टी, यहाँ पे एक टी, और फिर ये एक टी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स ये दोनों सेम बने और ये दोनों सेम बने, ठीक है। तो जो होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं उनमें जितने भी गैमीट बनते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, बट जो हेट्रोजाइगस प्लांट या फिर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस तरीके से, ये देखिए, जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या हेट्रोजाइगस है, ठीक है, अब इससे सेपरेट हुआ गैमीट, एलील से गैमीट सेपरेट हुआ, अब ये क्या होंगे, सॉरी ये टॉल है, सॉरी डॉफ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें जो गैमीट बनते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं, क्योंकि एक क्या बनता है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. जब हमने पी प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट किया तो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट्स मिले उन प्लांट्स का जो फिनोटाइप था वो दोनों प्लांट से क्या था, मीन्स उस प्लांट का जो फिनोटाइप था वो दोनों प्लांट में से किसी भी प्लांट से क्या हो रहा था, रिजेंबल नहीं हो रहा था, बल्कि वो फिनोटाइप उन दोनों प्लांट के फिनोटाइप से क्या था, इन बिटवीन में था, ठीक है, मतलब बीच का कैरेक्टर हमें मिला, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फिगर दिया गया यहाँ पे, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है, ठीक है, ये क्या हो गया, रेड हो गया, ये रेड है, कैपिटल आर रेड है, और स्मॉल आर वाई है, ठीक है। इससे जो गैमीट बना वो कैपिटल आर बना और इससे जो गैमीट बना वो स्मॉल आर बना। उसके बाद से जब इसकी क्या हुई, गैमीट बनने के बाद ये F1 जनरेशन में क्या बना, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को क्या होना था, यहाँ पे डोमिनेंट हो जाना था और रेड बना लेना था, बट यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंस शो नहीं कर पाया अपना डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये क्या बन गया, पिंक बन गया, मतलब ना तो ये रेड बना ना तो ये वाइट बना, ये इन बिटवीन बन गया, मतलब बीच का कैरेक्टर बन गया, तो ये क्या बन गया, पिंक बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन अ डॉग फ्लावर यानी स्नैपड्रैगन और एंथीराइनम स्पीसीज इज़ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए, अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉग फ्लावर का, ठीक है। इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स स्मॉल आर द F1 कैपिटल आर स्मॉल आर वॉज पिंक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो प्लांट्स लिए गए वो क्या लिए गए थे, ट्रू ब्रीडिंग मीन्स होमोजाइगस। ये देखिए कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो क्या है, ये ट्रू ब्रीडिंग है और होमोजाइगस है, ठीक है। अब इस प्लांट का फ्लावर क्या हुआ, रेड हुआ, और इसका जीनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल आर हुआ। वहीं दूसरे प्लांट का फ्लावर क्या हुआ, वाइट हुआ, जीनोटाइप क्या हुआ, स्मॉल आर हुआ, ठीक है। अब इससे जो गैमीट बनी वो कैपिटल आर स्मॉल आर बनी, जो कि क्या थी, पिंक थी, ठीक है। तो F1 जनरेशन में अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। जो F1 जनरेशन है वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा है। When the F1 was self-pollinated, the F2 result in the following ratio: 1:2:1 means रेड रेशियो, पिंक रेशियो एंड वाइट। तो जो F1 मिला उसके बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमको क्या मिला, फिगर में देखते हैं, ठीक है। हमको क्या मिला, ये जो कैपिटल आर था और स्मॉल आर था, ठीक है,
यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल आर लिख लिया, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल आर लिख लिया, क्योंकि हम कैपिटल और स्मॉल आर की क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, उससे कैपिटल आर और कैपिटल आर से हमें कैपिटल आर मिला जब सेल्फ कराया, जो कि क्या था हमारा रेड कलर का था। उसके बाद से कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आया, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर आया, क्या मिला हमको, पिंक कलर मिला। फिर स्मॉल आर आया, हमें क्या मिला, वाइट मिला। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, जो हमें क्या होता है देखने में मिलता है, ठीक है, बाहर से जो करेक्ट मतलब हम देखते हैं, तो बाहर से हमको रेड मिला तो 1 रेशियो, पिंक 2 मिला तो 2 रेशियो, और वाइट मिला तो 1 रेशियो। तो बेसिकली रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, ठीक है। वहीं पे जीनोटाइप का रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो मीन्स अंदर का रेशियो, मतलब ये जो आर एंड आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, या फिर स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। तो हमें एक आर एंड आर मिलता है, फिर एक मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 2 कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 ही हो गया। यहाँ पे स्मॉल आर मिल रहा है 1, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, यानी हम कह सकते हैं जो फिनोटाइप रेशियो है और जो जीनोटाइप रेशियो बेसिकली क्या है, सेम है, ठीक है। Here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid, but the phenotype ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio. तो जो भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं उसमें जीनोटाइप रेशियो क्या थी, 1:2:1, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो होती है वो क्या होती है, 3:1 होती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1 नहीं है, वो 1:2:1 है, ठीक है। तो बेसिकली फिनोटाइप रेशियो में क्या हुआ, चेंज आया, ओके। what happened was that capital R was not completely dominant over small r। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब होता है जब वो जीन जो डोमिनेंट है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाती है रेसेसिव जीन पे। मतलब ये जो कैपिटल आर है आपका, ठीक है, जो आपका कैपिटल आर है, कैसे आपको समझाएं, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। जो मतलब जो आपका कैपिटल आर है वैसे तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, बट इस केस में ये कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किस पे, आर के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, जो कि रेसेसिव जीन है आर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, ठीक है, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक और कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर वाइट। तो अगर हमें कोई ऐसा प्लांट मिलता है जिसमें पिंक फ्लावर है तो उसका मतलब उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और अगर कोई रेड फ्लावर है जिसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर है, और अगर कोई वाइट फ्लावर मिलता है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बाहर से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट का जीनोटाइप बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पे, ठीक है। अब हमें समझना है कि कैसे कोई भी जीन डोमिनेंट हो जाती है और कोई जीन रेसेसिव कैसे रह जाती है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ एलील्स क्या हो जाती हैं, डोमिनेंट हो जाती हैं, और कुछ रेसेसिव रह जाती हैं, ठीक है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जीन होती हैं उनका काम क्या होता है, ठीक है। एवरी जीन as you know by now contain the information to express a particular trait। तो कोई भी जीन हो, मतलब कोई भी जीन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में एक जीन है ए, ठीक है, एक जीन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है, ए है, ठीक है। ये हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
ए जीन स्किन को ब्लैक कलर देती है। तो ए जीन हमारे स्किन को कौन सा कलर देती है? ब्लैक कलर देती है। तो इसका मतलब हुआ कि ए जीन इस पर्टिकुलर ट्रेट यानी ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब स्किन का कलर ब्लैक इस ए जीन की वजह से हुआ। ठीक है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज पेयर ऑफ एलील्स। अब देखिए जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में हर जीन को मतलब हर जीन की 2 कॉपी होती है, मीन्स एज कंपेयर ऑफ एलील्स। ठीक है। उसमें क्या होता है? एलीलिक पेयर होते हैं। ठीक है। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन अ हेट्रोजाइगोट। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें जो 2 एलील्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। मीन्स जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट हैज़ अंडरगोन which modified the information that particular allele contain। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो 2 एलील्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी के अंदर दूसरे टाइप के इन्फॉर्मेशन होंगे, ये वाली टी के अंदर दूसरे टाइप के इन्फॉर्मेशन होंगे, और स्मॉल टी के अंदर दूसरे टाइप के इन्फॉर्मेशन होंगे। ठीक है। जैसे कैपिटल टी के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा? टॉल का इन्फॉर्मेशन होगा, और स्मॉल टी के अंदर ड्वार्फ का इन्फॉर्मेशन बेसिकली होगा। ठीक है। Let us take an example of gene that contains the information for producing an enzyme। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे जीन का जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइप का एंजाइम बनता है। ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन, द 2 एलिलिक फॉर्म्स। अब जीन की 2 कॉपीज यानी 2 एलिलिक फॉर्म होंगी। ठीक है। बेसिकली होती भी है। लेट अस एज्यूम as is more common that the normal allele produce the normal gene that is needed for the transformation of a substrate S। देखिए जैसे कोई नॉर्मल एलील है यानी कैपिटल टी है। ठीक है। इस नॉर्मल एलील से एक नॉर्मल एंजाइम बनेगा। ठीक है। अब ये एंजाइम क्या होता है? ठीक है। एंजाइम बेसिकली क्या होता है? देखिए एंजाइम एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में कई सारे रिएक्शन को कराता है। ठीक है। Theoretically, the modified allele could be responsible for production of the normal and less efficient enzyme, or a non-functional enzyme, or a no enzyme at all। अब देखिए जो मॉडिफाइड एलील होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन सारे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो एक हमारे पास कैपिटल टी हो गया जो कि क्या है? नॉर्मल एलील है। कौन सी एलील है? नॉर्मल एलील है। ठीक है। जिसमें क्या है? कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। एक हमारे पास स्मॉल टी है जो क्या है? मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील है। ठीक है। तो इससे जो एंजाइम बनेगा मॉडिफाइड एलील से वो लेस इफिशिएंट बनेंगे। ठीक है। जो ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है। या नॉन फंक्शनल एंजाइम को बनाते हैं। ठीक है। जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, और या फिर एंजाइम को बनाते ही नहीं हैं। ठीक है। मॉडिफाइड एलील या तो क्या करेंगे? लेस इफिशिएंट एंजाइम को बनाएंगे। ठीक है। जो ढंग से काम नहीं करता है, या तो फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम को बनाते हैं, या फिर कोई भी एंजाइम को बनाते ही नहीं हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए in the first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele, it will produce the same phenotype trait, result in the transformation of substrate S। अब देखिए जो मॉडिफाइड एलील होती हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी नॉर्मल एंजाइम भी बना देती हैं। ठीक है। अब नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब देखिए जो अनमॉडिफाइड एलील है, ठीक है, यहाँ पे अनमॉडिफाइड एलील लिखा हुआ है, तो अनमॉडिफाइड एलील में यहाँ पे क्या बताया गया कि वो भी नॉर्मल एंजाइम बना रही है। ठीक है। और जो मॉडिफाइड एलील है वो भी नॉर्मल एंजाइम बना रही है। तो दोनों केस में क्या हुआ कि दोनों केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, और ऐसे एलीलिक पेयर जो होते हैं जिनमें दोनों ही नॉर्मल एंजाइम को बनाते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है। बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस
a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. अब अगर ऐसा हो जाए कि जो मॉडिफाइड एलील है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या तो एंजाइम बनाए ही ना, ठीक है, तो उससे जो फिनोटाइप होगा, मतलब उससे जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. द फिनोटाइप ट्रेट will only be depend on the functioning of the unmodified allele. तो देखिए जो मॉडिफाइड एलील है उसमें जो एंजाइम बनाया, ठीक है, जो मॉडिफाइड एलील है उसने जो एंजाइम बनाया वो नॉन फंक्शनल हुआ, ठीक है, या उसने एंजाइम बनाया ही नहीं, तो प्लांट का जो फिनोटाइप होगा कि प्लांट कैसा दिखता है बेसिकली, ठीक है, तो प्लांट का जो फिनोटाइप होगा वो अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंड करेगा, मतलब नॉर्मल एलील पे डिपेंड करेगा, ठीक है. द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील. देखिए अनमॉडिफाइड या जो नॉर्मल एलील है वो डोमिनेंट एलील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जो मॉडिफाइड एलील है वो रेसेसिव हो जाएगा क्योंकि वो कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा है, तो इससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े उसमें जो रेसेसिव ट्रेट है वो कब आता है, जब नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर एंजाइम नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इस वजह से रेसेसिव ट्रेट आता है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मैंने बहुत कोशिश की है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है. पढ़ते रहिए. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.